यूपी बोर्ड का है और आपके साथियों ने सवाल उठाया है, और सवाल उठाया ही नहीं, वो ऑटोमेटिक मोस्ट इम्पॉर्टेंट सवाल है। जैसे कि कोपरा इकोनॉमिक्स का सवाल है। कोपरा COPRA ये कह रहा है कि कोपरा पे आप एक संक्षिप्त टिप्पणी लिख दीजिए। जब भी संक्षिप्त टिप्पणी आएगा तो आप अपने हाथ को कम से कम 4-5 लाइन में ही खोल लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। संक्षिप्त का मतलब बेटा होता है कोई चीज़ बड़ा ना होने पाए, आप 5 लाइन में उसको समाप्त कर सकते हैं। 4-5 लाइन में, उचित 4-5 लाइन। समझ में आ रहा है? उसमें 10 लाइन लिखने की कोई आवश्यकता नहीं। तो कोपरा क्या है, इस पर आपको संक्षिप्त टिप्पणी लिखनी है। टिप्पणी का तात्पर्य यह है कि जो भी आपको उसके विषय में नॉलेज है, आप उसको अपने कलम के माध्यम से बेहतर तरीके से इंडिकेट कर दीजिए। तो पहला, कोपरा का आपको ये बात लिखना है कि सन 1986 ईस्वी में 1986 में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम है। माने आप पहली लाइन क्या लिखेंगे कि भारत सरकार ने 1986 ईस्वी में उपभोक्ताओं को कोई भी परेशानी का या शोषण का सामना न करना पड़े, इसके लिए भारत सरकार ने एक अधिनियम बनाया। समझ में आ रहा है? एक एक्ट बनाया। उपभोक्ता मैंने बताया था जो वस्तुओं का भोग करता है। जैसे आप पार्ले जी लेके आए और पार्ले जी आप खा रहे हैं, तो आप क्या हो गए? उपभोक्ता, कंज्यूमर। क्लियर? तो अब आप मान लीजिए कि वह पार्ले जी आपको कहीं क्या लग रहा है कि इसमें कोई खराबी है। अब जब कोई खराबी है तो किसका नुकसान होगा? आपका। तो अब आपके शोषण की रक्षा कौन करेगा? ये अधिनियम करेगा। तो आपको लिखना है कि कोपरा सन 1986 ईस्वी में भारत सरकार द्वारा उपभोक्ताओं को शोषण से बचाने के लिए एक बड़ा कदम है। सन 1986 ईस्वी में उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 बनाया गया। अब आपका देखिए 2 नाम हो गया यहाँ पे। सन 1986 में पूरा एक्ट का नाम है उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। उपभोक्ता माने ऑल ऑफ यू, तुम सब, हम सब जो खरीदेंगे सामान को हम क्या कहलाएंगे? उपभोक्ता। ठीक है? तो उपभोक्ता और सुरक्षा, इस बात की सुरक्षा कि कहीं आप पार्ले जी, कहीं आप कोई सामान गलत तो नहीं खा रहे हैं, कोई आपको गलत सामान तो नहीं बेचा जा रहा है, कोई आपको गलत सामान तो नहीं बेचा जा रहा है। तो ये इस बात की सुरक्षा कौन कर रहा है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम। माने कुछ बिंदु 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कुछ लिखे गए होंगे। 1986 में आने के कारण इसका नाम क्या पड़ गया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम, जो कि कोपरा नाम से भी जाना जाता है। समझ में आ गया? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 जो कोपरा नाम से प्रसिद्ध है। तो प्रश्न क्या था? कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। तो 2 लाइन तो ऐसे ही हो गया, 2 लाइन तो ऐसे ही हो गया कि तुमने केवल बता दिया 1986 में भारत सरकार ने एक अधिनियम ले आया था और उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को कोपरा नाम से प्रसिद्ध है। ये हो गया 2 लाइन संक्षिप्त टिप्पणी का, 2 लाइन हो गया। अब आगे की बात आपको क्या लिखना है कि इस अधिनियम के द्वारा, सीधी सी बात है, इस अधिनियम के द्वारा उपभोक्ताओं के अधिकारों के संरक्षण के लिए कई बातें लिखी गई। नहीं, हमारी सुरक्षा ही तो करी गई है, हमारे तुम्हारे, कि हम कोई गलत चीज़ ना खाएं, है ना, या गलत चीज़ हम ना पहने, है ना। तो ये आप लिखेंगे और नहीं भी लिखेंगे, भूल गए तो कोई बात नहीं, लेकिन 2 लाइन लिख देना। पहला क्या? सन 1986 में भारत सरकार के द्वारा उपभोक्ताओं का कोई शोषण न हो, इसके लिए उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 को लाया गया, जो कि कोपरा नाम से प्रसिद्ध है। 2 लाइन हो गया ना। अब इस 2 लाइन के बाद ये लाइन अगर नहीं भी आ जाए, तो तीसरी वाली है तो कोई बात नहीं, बना के लिख देना। अब चौथी लाइन क्या लिखोगे? सर्वप्रथम राष्ट्रीय माने बेटा देश स्तर पर, उसके बाद राज्य स्तर पर, फिर जिला स्तर पर 3 अदालत बना। सबसे पहले राष्ट्र स्तर पे, फिर दूसरा राज्य स्तर पर, जैसे उत्तर प्रदेश में, जैसे बिहार में, जैसे तमिलनाडु में, और फिर जिला स्तर पर, जैसे कि प्रयागराज है। अब हमारे तुम्हारा
हम लोग उपभोक्ता हैं। अब कोई चीज़ हम लोग गलत खा रहे हैं तो हम भाग करके, मान लो राष्ट्रीय कोई अदालत बना है और वो बना है दिल्ली में, तो क्या हम दिल्ली में जाएंगे? यहीं पे जिला, तो इसीलिए क्या जिला उपभोक्ता कानून वो बना हुआ है, कोई अदालत बना हुआ है यहाँ पे, जिला उपभोक्ता फोरम। तो वहाँ जाए, शिकायत करिए फट से, एक एप्लीकेशन वकील के माध्यम से या किसी भी माध्यम से अपना दे दिए कि हमको ये नुकसान हो रहा है, तो आपका कोर्ट केस हो जाएगा और आपको जो है उसमें मिलेगा। समझ में आया? और हो सकता है आपको उसके एवज में पैसा भी मिले, ये आपका ये शोषण हुआ है। तो क्या 3 स्तर लिख दोगे तुम लोग? सर्वप्रथम राष्ट्रीय, राज्य, फिर जिला, फिर राष्ट्रीय, फिर राज्य, फिर जिला स्तर पर 3 स्तरीय पर उपभोक्ता अदालतों का निर्माण किया गया। राष्ट्रीय स्तर पर इसको क्या कहते हैं? अब देखो कितना क्लियर हो रहा है, कोई चीज़ बहुत ज़्यादा लिखना नहीं, याद भी हो गया। राष्ट्रीय स्तर पे नाम लिख देना, राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत, राष्ट्रीय उपभोक्ता अदालत। और राज्य पे क्या कहोगे? राज्य आयोग। और जिला स्तर पर जिला मंच, राज्य स्तर पे राज्य आयोग और जिला स्तर पे जिला मंच। इस तरह आपका कोपरा पर संक्षिप्त टिप्पणी खत्म होता है और आपको 2 नंबर 3 नंबर जो भी बनेगा मिल गया। और अब आ जाइए, उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? प्रश्न क्या है? उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986 के निर्माण की जरूरत क्यों पड़ी? तो बेटा आपको लिखना है, बाजार में उपभोक्ता को शोषण से बचाने के लिए कोई कानूनी व्यवस्था अभी तक उपलब्ध नहीं थी, अभी तक उपलब्ध नहीं थी, और लंबे समय तक उपभोक्ताओं के शोषण उत्पादकों विक्रेताओं के मध्य किया जाता रहा। भाई लंबे समय से 1986 के पहले क्या है, जो भी चाहा बेच दिया, जो भी चाहा जैसे भी चाहा, खराब गलत सही, हम लोग के मुंह पे ताला, क्या करें भाई, मजबूर है ना? तो ये आपको लिख देना है लाइन में। फिर इस शोषण से उपभोक्ताओं को बचाने के लिए सरकार पर उपभोक्ता आंदोलन के द्वारा दबाव डाला गया। मतलब कोई आंदोलन हुआ होगा कि हम लोग उपभोक्ता हैं, हमारे जो है उसका रक्षा करिए, शोषण से हमारी रक्षा करिए। तब क्या हुआ कि जब दबाव डाला गया तो फिर क्या हुआ कि व्यावसायिक कंपनियों और सरकार दोनों पर दबाव डालने में सफल हो गए हम लोग। व्यावसायिक कंपनियों और सरकार पर दोनों पे दबाव पड़ा। जैसे मान लो पार्ले जी, फिर वही बात कहेंगे, मान लो पार्ले जी और मान लो कोई और सामान, मान लीजिए मंच खा रहे हैं या कोई भी चीज़ जो कंपनी बना रही, अब खा रहे हैं, हम लोगों को क्या हो रहा है, नुकसान पहुंच रहा है। तो उस समय लोग क्या करें, आंदोलन करें। तो कंपनी पर क्या हुआ, प्रेशर पड़ा, दबाव पड़ा। इसको लिख नहीं पाओगे, लिख देना। और सरकार पर भी दबाव पड़ा। समझ में आ रहा है? तो इन दोनों पे दबाव पड़ा, तब भारत सरकार ने, फिर वही पुरानी लाइन कोपरा वाली, कि भारत सरकार ने सन 1986 ईस्वी में एक बड़ा कदम उठाया और एक कानून बनाया। उसका नाम पड़ा उपभोक्ता सुरक्षा अधिनियम 1986। आगे लिख देना एक लाइन और, जो कि कोपरा नाम से प्रसिद्ध है। देखा किस तरह 2 प्रश्न आसानी से तैयार हो गए। तो ठीक है बेटा, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सवाल था। अब तुम्हारा सवाल था कि वैश्वीकरण क्या है। हम अपने बच्चों को बताए हैं, फिर से दोहरा देते हैं, ठीक है। वैश्वीकरण क्या है, यह देखिए कितने प्रकार से पूछा जा सकता है। वैश्वीकरण से क्या अभिप्राय है? वैश्वीकरण की प्रक्रिया में सहायक कारकों का वर्णन कीजिए। बेटा प्रश्न समझो, आपको लिखना है वैश्वीकरण क्या है। अभिप्राय का मतलब होता है तात्पर्य, मीनिंग। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ ग्लोबलाइजेशन? वैश्वीकरण का क्या अभिप्राय है, क्या तात्पर्य, मतलब व्हाट डू यू अंडरस्टैंड अबाउट टू ग्लोबलाइजेशन? आप वैश्वीकरण से क्या समझते हैं? समझ में आ रहा है ना, अभिप्राय। और उसी में सवाल कर रहा है वैश्वीकरण की प्रक्रिया में, यानी जो वैश्वीकरण हो जाता है उस प्रोसेस में जो सहायक होता है, जो कारक होता है। जैसे आपके पढ़ने में सहायक क्या क्या है, आप लिख लेते हैं ना। हमारे पढ़ने में सहायक हमारा स्वास्थ्य है। कारक मतलब आपको सपोर्ट करता है, आपको वो चीज़ सपोर्ट। कोचिंग क्या करता है, आपके पढ़ने में कारक है। टीचर क्या करते हैं, आपके पढ़ाने में मदद करते हैं, कारक है। तो आपसे पूछ रहा है कि वैश्वीकरण की जो प्रक्रिया होती है उसमें क्या कारक है, आप डिस्क्राइब करिए। डिस्क्राइब माने वर्णन करिए। देखो जब वर्णन लिखा रहेगा ना, लिख सकते हो, पूरी हिस्ट्री टाइप लिख सकते हैं।
और इसी सवाल को और क्या कहते हैं, वैश्वीकरण किसे कहते हैं, वैश्वीकरण को संभव बनाने वाले कारक बताइए। इसी सवाल को क्या कहते हैं, वैश्वीकरण में प्रौद्योगिकी ने वैश्वीकरण की प्रक्रिया को किस प्रकार प्रेरित किया, उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। सवाल वही है। प्रौद्योगिकी का मतलब बेटा होता है टेक्नोलॉजी। क्या होता है, टेक्नोलॉजी। जैसे आपके पढ़ाने में टेक्नोलॉजी कैसे महत्व रखता है कि पहले क्या था, चौक का ज़माना था, आज तकनीकी आई, ये देखिए क्या आ गया, वाइट बोर्ड आ गया, है ना, तकनीकी। अब उत्तर सुनो। पहला क्या लिखना, अधिक विदेशी व्यापार और अधिक विदेशी निवेश के कारण देशों में बाजार उत्पादन का एकीकरण हो रहा है। अधिक जो कल एक दिन मैंने बताया था ना, वही चीज़ है, अधिक विदेशी व्यापार हो रहा है, अधिक विदेशी, तुम्हारा सवाल था ना, सुनो, अधिक विदेशी व्यापार हो रहा है और अधिक विदेशी निवेश भी हो रहा है। तो ये कहाँ जाए, ये कहाँ जाए, तो देशों के बाजारण में फिर बाजार जो पूरे विश्व में आ रहे हैं उसमें क्या हो रहा है कि बाजार और उत्पादनों का इकट्ठा हो जाना, एकीकरण हो जाना। समझ में आ रहा है। जैसे कि मान लीजिए कि चाइना कोई कंपनी खोली, वो कंपनी कई और देशों में खोल दी, मार्केट उसको मिला ना, बाजार मिला ना, भारत मिला, पाकिस्तान मिला, या विश्व के और जो देश हैं वो उनको मिला कि नहीं मिला, तो वो क्या करेगा, निवेश करेगा। निवेश मतलब अपना धन लगाएगा। जैसे धन किस पर लगाएगा, मशीन खरीदा, उस पर पैसा लगेगा कि नहीं लगेगा, पैसा लगेगा ना। जैसे जूता की कंपनी बनानी है, तो जूता की कंपनी बनाने के लिए जो तकनीकी चाहिए, आ गया ना टेक्नोलॉजी, जो तकनीकी चाहिए, तो वो तकनीकी हमको कहाँ से मिलेगी। एक आदमी वहाँ बनाएगा तो कैसे बनाएगा, हाथ से मान लो बनाएगा, लेकिन अगर कोई तकनीकी आ गई, कोई मशीनरी आ गई, तो उसका काम क्या हो जाएगा, सरल से सरलतम हो जाएगा। विज्ञान में तुम लोग पढ़ते भी हो कि मशीन क्या है, हमारे काम को जो आसान कर देते हैं, ये पढ़ते हैं ना, हाई स्कूल में कहीं है, 9 में कहीं है, मशीन क्या है ना। तो ये फिर इसके लिए कारक जो है आपको, बहुराष्ट्रीय कंपनियां, क्या लिखना है पहला हेडिंग, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। तो बहुराष्ट्रीय कंपनियां इस प्रक्रिया में बहुत मुख्य भूमिका अदा करती हैं, ये आपको लिख देना। उसके बाद विभिन्न देशों के बीच अधिक से अधिक वस्तुओं सेवाओं के निवेश और प्रौद्योगिकी का आदान प्रदान हो रहा है कि नहीं हो रहा है। तीनों शब्द तुम लोग समझ गए होगे, ये वस्तु भी समझ गए होगे, सेवा भी समझ गए होगे, निवेश भी समझ गए होगे, प्रौद्योगिकी भी समझ गए होगे, टेक्नोलॉजी, ठीक है। और इससे विश्व के अधिकांश भाग पर एक दूसरे के पास क्या हो रहा है, अधिक पास आ गए। जैसे लग रहा है कि अरे चाइना ही बगले में तो है, क्यों, क्योंकि उसका सामान हमारे तुम्हारे हाथ में है। या भारत का सामान कहीं पर गया होगा, कहे अरे भारत यहीं बगले में तो है, मतलब भारत की कंपनी बगल में है भाई, कोई सामान लेना है भारत थोड़ी जाने की जरूरत है, उसकी कंपनी है यहाँ पे। बात समझ में आ गई, क्योंकि भारत ने यहाँ पे क्या किया है, निवेश किया है। भारत ने यहाँ पे क्या किया है, निवेश किया है। तो आप पहला हेडिंग क्या डालेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। पहला हेडिंग क्या डालेंगे, बहुराष्ट्रीय कंपनियां। दूसरा उन्नत प्रौद्योगिकी। उन्नत माने डेवलप्ड, विकसित प्रौद्योगिकी। जैसे आज हम लोगों के पास क्या है, स्मार्टफोन। आज हम लोगों के पास क्या है, ये एक क्या है, उन्नत है ना। अब पहले क्या था, चिट्ठी, हाँ, या तो कबूतर जाता था, कबूतर जा 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 गाना था। कबूतर जो है वो अपना सिस्टम था, तो कब, हाँ यस, कुछ उसके मस्तिष्क में कुछ सिस्टम जीपीएस टाइप होता है, यस यू आर करेक्ट। तो उन्नत प्रौद्योगिकी, वैश्वीकरण को उत्प्रेरित करने में प्रौद्योगिकी तीव्र उन्नत महत्वपूर्ण योगदान दे रहा है, लिख देना। कैसे, परिवहन आया कि नहीं आया, पहले क्या थी, बैलगाड़ी, अब क्या है, हाँ, परिवहन में उन्नत से दो देशों के बीच दूरी क्या हो गई, कम हो गई। सूचना एवं प्रौद्योगिकी के विकास से वैश्वीकरण को बढ़ावा मिलेगा कि नहीं मिलेगा, लिख देना, ठीक है। दूरसंचार, कंप्यूटर, इंटरनेट के क्षेत्र में प्रगति हुई कि नहीं हुई, लिख देना। उसके बाद दूरसंचार सुविधाओं पर विश्व भर में एक दूसरे से क्या हो रहा है, संपर्क हो रहा है। जो सामान आपको कल चाहिए वो फट से संपर्क करके अवेलेबल हो जा रहा है कि नहीं हो जा रहा है, इसी लाइन को लिख देना। तो अब बताओ, इस तरह हर जीवन के हर क्षेत्र में कंप्यूटर का प्रयोग हो रहा है, इस लाइन को भी लिख देना। बताओ ये सब प्रायोगिक चीज़ है कि नहीं है ना। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स के जरिए आप डाक भेज सकते हैं, माने यहाँ से आपको कोई बात भेजना है, फट से टाइप होता है, फट से वहाँ पहुँच जा रहा है।
डाके तो है ये भाई। कोई चिट्ठी पाती पहले होता नहीं कि अरे भैया अम्मा जी का समाचार लेना है, क्या करें? तो पुराने ज़माने में क्या होता था, एक तो गाना था, खत लिख दे, तो खत लिखा जाता था। शशि कपूर वो गाना गा रहे थे, लिखे जो खत तुझे। तो पहले सोचो खत के माध्यम से। अब आजकल क्या है, ले यहीं बैठे हैं ये लोग, गया व्हाट्सएप, हाँ, और तो और उसके बाद दुनिया भर का उसमें और बात, मतलब चिट्ठी बचा के रखो तो चींटी खा जाए। आजकल क्या है, सेव कर लो। ये तकनीकी है कि नहीं है? टेक्नोलॉजी ही तो है। तो इस तरह विश्व भर में अत्यंत कम मूल्य पर संचार एवं सूचना प्रौद्योगिकी ने देशों के बीच उत्पादन सेवाओं में प्रमुख भूमिका को अदा किया है। सर जब खत भेजते थे तो उसमें पैसा भी लगता था? हाँ बेटा, पैसा लगता था। तीसरा पॉइंट, उदारीकरण। उदारीकरण क्या होता है? जैसे एक राजा होता है, वह उसने कोई नियम लागू कर दिया, ध्यान से सुनिए, उदारीकरण, कोई नियम लागू कर दिया, और वो नियम लागू करने के बाद अगर उसके पास कोई जाता था कि सरकार ऐसा है कि इससे जनता को बड़ी असुविधा हो रही है, तो कृपया इसे आप जो है वो कर दीजिए प्लीज़। तो कहे ऐसा है, जो इस बात को नहीं मानेगा गर्दन काट दिया जाए। ये क्या है? निरंकुशता। और उदारीकरण क्या है? वही राजा बैठा रहे और कहे साहब सरकार ऐसा है कि जनता को इन असुविधाओं का सामना करना पड़ा है, थोड़ा सा ढील दे दीजिए। इसको क्या कहते हैं? उदारीकरण। तो आपका जो ये जो ग्लोबलाइजेशन हो रहा है, सरकारें क्या कर रही हैं? सरकारें हर देशों की कोई स्ट्रिक्ट नियम नहीं लागू कर रही हैं, बल्कि अगर ठीक है हमारी शत्रुता पाकिस्तान से है कुछ बिंदुओं को लेकर, वही जम्मू कश्मीर को लेकर, लेकिन पाकिस्तान अगर अपने किसी कंपनी को हिंदुस्तान में खोलना चाहे और हिंदुस्तानियों को और पाकिस्तानियों को उससे कोई जनता को लाभ मिल रहा हो, तो भारत सरकार क्या कहेगी? इन शर्तों के अधीन आप हमारे यहाँ कंपनी या हम आपके यहाँ कंपनी खोल सकते हैं। ये उदारीकरण हुआ कि नहीं हुआ? भाई वहाँ की सरकारें क्या हो रही हैं? स्ट्रिक्ट मतलब उस काम पे तो नहीं हो रही ना। अगर सब पूरे देश में, जैसे चाइना ने, लोग आरोप लगाते हैं कि चाइना ने ये किया वो किया, हाँ वो कोरोना ले आया ऐसा वैसा। अब भारत सरकार ने भी प्रतिबंध लगाया, विश्व के अन्य देशों ने भी प्रतिबंध लगाया कई चैनलों पे, और तमाम उनके जो है टिकटॉक क्या दुनिया भर का चल रहा था, लगाया। लेकिन अभी बहुत सी चीज़ें क्या चाइना से बंद हो गई क्या? तो इसका तात्पर्य क्या है? सरकारें जो विश्व की हैं वो ग्लोबलाइजेशन इसलिए हो रहा है, वैश्वीकरण इसलिए हो रहा है, कंपनियां अपने निवेश हर एक दूसरे के देश में इसलिए कर रही हैं, इसलिए एकीकृत हो रहा है क्योंकि उदारीकरण का तात्पर्य बेटा यहाँ पे क्या समझना है? विश्व की सरकारें उदार हैं। अब किन मामलों पे? ये नहीं कि आओ हमारे देश का सत्यानाश कर दो, नहीं, हम कुछ मामले में स्ट्रिक्ट रहेंगे। आप हमारे अखंडता को, एकता को या किसी प्रकार से नुकसान और चीज़ पहुंचाएंगे, वो नहीं चलेगा। उसके लिए हम आप पे वार कर देंगे, है ना। हमारे यहाँ ये है, वेपन्स है, हम आप पे वार कर देंगे। लेकिन अगर आप हमारे सहयोग करेंगे कि नहीं ठीक है भाई मार्केट हमको चाहिए, तो हमको क्या नुकसान है? आपका सामान बढ़िया होगा, हम बेचने देंगे।